गुरुदेव के श्री चरणों में सभी लोग हाथ जोड़ करके गुरुदेव के श्री चरणों में नमस्ते अर्पित करते हुए गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव आपने इस तरह हमारे ऊपर आशीर्वाद बना रखा है, हमेशा इस तरह का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। इन्हीं पुनीत भावना के साथ गुरुदेव के श्री चरणों में नमोस्तु 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 अर्पित करते हुए हमें आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, समस्त संघ की। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। जम संलीना जीवा तरन्ति संसार सायरमणन्तम् तम सर्वजीव शरणं नंदौ जीर्ण शासनम सुरम। अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, समस्त संघ की जय। आप सभी लोगों ने बहुत उत्साह के साथ में यह प्राकृत विद्या को बढ़ाने का कार्य किया है और इस कार्य में न केवल रेवाड़ी के लोग हैं, किंतु जो कार्य रेवाड़ी से शुरू हुआ था आज उसमें पूरे भारतवर्ष के लोग समाहित हो रहे हैं। इस प्राकृत भाषा को सीखने का जहाँ पर एक अच्छा उपक्रम है कि हम अपनी प्राचीनतम भाषा को सीख रहे हैं, उसके प्रति एक गौरव ला रहे हैं। आपने अभी देखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उस प्राकृत भाषा के भाव को आगे बढ़ाने के लिए अपनी G20 के सम्मेलन में उसकी प्राचीनता को सिद्ध कर ही दिया है। और ये सिद्ध कर दिया है कि प्राकृत है जो हमारी, अब वो जैनों की भाषा नहीं है, वह सारी भारत की भाषा है और भारतीय संस्कृति की भाषा है। उनके इस तरह से बोलने से ये सिद्ध हो गया कि हम केवल अब इस भाषा को जैनों की भाषा न माने, इसे सारे भारत की भाषा माने और सारे भारत में यह प्राकृत की भाषा प्राचीन भाषा के रूप में प्रचारित होनी चाहिए। इस तरह का जो विचार आपके समक्ष आ रहा है और इस विचार में जो लोग अग्रणी हो रहे हैं, जो इस भाव को समझ रहे हैं, उन्हें अपनी कॉलेजों की शिक्षा में भी प्राकृत भाषा के प्रति रुझान उत्पन्न होगा। क्योंकि जो भी लोग संस्कृत साहित्य में, हिंदी साहित्य में एमए करते हैं और उनके लिए अनेक तरह के कालिदास आदि के नाटक पढ़ाए जाते हैं, तो उन सब नाटकों में भी प्राकृत भाषा निबद्ध रहती है। और उस प्राकृत भाषा का भी ज्ञान अगर आप लोगों को होगा तो वह प्राकृत भाषा के नाटक भी आपको अच्छे ढंग से समझ में आ सकेंगे और आप उनको अच्छे से पढ़ सकेंगे। दुनिया के लिए यह प्राकृत भाषा कितनी प्राचीन है, इसी बात से भी आप लोग समझा सकते हैं, समझ सकते हैं कि इस भारतवर्ष के अंदर सबसे प्राचीन शिलालेख जो उपलब्ध हैं वह सब प्राकृत भाषा में उपलब्ध हैं। जितनी भी प्रामाणिक चीजें हमें आज उपलब्ध हैं वो प्राकृत भाषा में उपलब्ध हैं। और जो शिलालेखों की भाषा रही, जो भाषा हमारे पूर्व आचार्यों की रही और जिस भाषा में सर्वप्रथम लेखन कार्य इडमो अरिहंताड़म के माध्यम से प्रारंभ हुआ, वह आचार्य
पुष्पदंत और भूतबली महाराज का वह श्री सठखंडागम ग्रंथ के सूत्र की भाषा भी प्राकृत भाषा रही। ऐसी उस प्राकृत भाषा के प्रति अगर आपका आज रुझान उत्पन्न होता है, आप अपनी उस भाषा को बचाने के लिए कटिबद्ध होते हैं, तो यह बहुत ही प्रशंसनीय है। और इस भाषा को बचाने का मतलब ही है कि हम अपनी संस्कृति को बचा पाएंगे। भगवंतों की, अरिहंतों की जो भाषा रही वह सभी भाषा इसी तरह की प्राकृत मिक्स भाषा रही। और उन अरिहंत भगवंतों ने अपने जो उपदेश दिए वो इसी तरह की प्रादेशिक प्राकृतिक भाषाओं में दिए। और ये प्राकृतिक भाषा जो आज सब लोगों के पढ़ने सुनने में आने लगी है, इस भाषा का सबसे बड़ा फायदा न केवल भाषा के रूप में है, किंतु आप देख पाएंगे कि इन भाषा को पढ़ने के निमित्त से ही आप पूर्व आचार्यों के ग्रंथों को भी पढ़ पा रहे हैं। आप देख रहे हैं कितने उत्साह के साथ में लोग गाथाओं को याद कर लेते हैं। जहां पर हम सुनते थे कि कभी लोग गाथा नाम नहीं जानते थे कि गाथा क्या होती है, आज घर घर में लोग गाथाओं का उच्चारण करते हैं और लोग उस गाथाओं का ऐसे ही पाठ करते हैं मानो जैसे पुरातन काल में वेदों का पाठ चलता हो। गाथाओं के पढ़ने से जो आपके अंदर विशुद्धि आएगी वो इसलिए आएगी क्योंकि वह आचार्यों की मूल भाषा, उनके द्वारा लिखे हुए शब्द, भले ही आपको उसका अर्थ पता न भी होगा तो भी आप अगर उन गाथाओं को पढ़ेंगे, मन से पढ़ेंगे, विशुद्धि के साथ पढ़ेंगे, विनय के साथ पढ़ेंगे, तो आप मान के चलना कि आपके अंदर जो ज्ञान का क्षयोपशम अभी है, यह क्षयोपशम निरंतर वृद्धि को प्राप्त होगा। और इसी पुण्य के कारण से अगले जन्म में भी केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी और यह केवल ज्ञान की प्राप्ति का निमित्त बनता है। केवल पढ़ना, केवल रटना। अगर हम इन गाथाओं को घर घर में उच्चरित करते हैं, इनको केवल हम पढ़ते हैं, तो इसी से हमारे अंदर के कलमश दूर होते हैं और गाथाओं को पढ़ने का एक अपना अलग आनंद होता है। आज जो लोग गाथा सुना रहे थे, पढ़ रहे थे, थोड़ा उसमें महाराष्ट्री प्राकृत जैसी टोन का पुट दिख रहा था। वो बारामती की महिला थी, वो एक अलग ही टोन में उन श्लोकों को, उन छंदों को पढ़ रही थी, लेकिन वह भी एक अच्छा लग रहा था कि शायद ऐसे भी इन छंदों को पढ़ा जा सकता है। और लोग जब अपने मन के भावों से उन छंदों को पढ़ते हैं, उन आर्या छंदों को पढ़ते हैं, कुछ श्लोक रूप में भी छंद होते हैं उनको भी पढ़ते हैं, तो अपने आप उनके अंदर न केवल ज्ञान उत्पन्न होता है, किंतु आचार्यों के द्वारा कहे हुए शब्द का उच्चारण विनय पूर्वक करने से आचार्य कहते हैं यह हमारे अंदर श्रुत ज्ञान का बीज उत्पन्न होता है और यही श्रुत ज्ञान का बीज केवल ज्ञान को दिलाने का कारण बनता है। इसलिए आप ये ना समझें कि यह केवल भाषा का प्रवाह हो रहा है, यह एक तरह से पूर्व आचार्यों की गाथाओं का उच्चारण घर घर में होने का एक बहुत अच्छा प्रवाह चल रहा है। और ये प्रवाह इसी तरह से बढ़ते रहना चाहिए। और यह प्रवाह हमें ध्यान आता है कि जब लोग कहते हैं कि हम संस्कृत पढ़ा करते थे, हम संस्कृत के पाठों का उच्चारण करते हैं, कहीं कहीं ऐसी भी जगह है जहां पर अनेक लोग वेदों की ऋचाओं का पाठ करते हैं, तो आज आपकी समाज के अंदर कम से कम ऐसी भावना उत्पन्न हो रही है कि जैसे प्राचीन काल में संस्कृत की वेदों की ऋचाओं को लोग पढ़ा करते थे, वैसे ही आज इस मॉडर्न युग में भी लोग गाथाओं को, आचार्यों की गाथाओं को पढ़ रहे हैं और उसके माध्यम से लाभान्वित हो रहे हैं। यह आपके लिए एक बहुत ही सुखद संयोग है और इस तरह का संयोग आपके अंदर बना रहे। आप अपने अंदर हमेशा ये भावना रखें कि अगर हम इन आचार्यों की इन भाषा को और भावों को दोनों को समझते रहेंगे तो हम इस परमार्थ के पथ को आगे बढ़ते रहेंगे और इस परमार्थ के पथ पर बढ़ते हुए अपनी आत्मा का कल्याण भी कर ही लेंगे।
क्योंकि आत्म कल्याण का जो साधन है वह जिनवाणी है, और जिनवाणी का पठन पाठन इसी तरह के माध्यमों से जब आगे बढ़ता है तो हम उसके मूल स्रोत से जुड़ते हैं। और उस मूल स्रोत की महिमा भी आपने यहाँ जो कुछ छोटी छोटी बेटियों ने, बहनों ने जो यहाँ पर प्रस्तुति दी थी, उससे आपने उस मूल स्रोत की महिमा भी समझ ली होगी, उसकी भी इम्पोर्टेंस आप लोगों ने समझ ली होगी कि हमें हमेशा अपनी मूल भाषा के ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। और जो भाषा आचार्य कुंद, आचार्य पुष्पदंत भूतबली, आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती जैसे महान आचार्यों ने लिखी, आज आप उनकी गाथाएं पढ़ पा रहे हैं। मैं यहाँ पर उन बेटियों की प्रस्तुतियों को देख करके सोच रहा था कि ये लोग चूंकि अपने हाथ में मोबाइल रखते हैं, इनके पास में दुनिया होती है। आज इस मोबाइल का, इस टेक्नोलॉजी का ये लोग कितना अच्छा उपयोग करने लगे कि इन्होंने कितने अच्छे अच्छे एविडेंस खोज करके यहाँ पर आपको दिखाते भी जा रहे थे और आपके सामने वह प्रेजेंटेशन भी देते चले जा रहे थे। अगर हमारे अंदर इस तरह का यह प्रेजेंटेशन देने का काम बढ़ता रहे, और जो नई पीढ़ी है जो मैथ पढ़ती है, फिजिक्स पढ़ती है, साइंस पढ़ती है, उसके लिए भी अगर इस तरीके की चीजें सामने आती रहें तो जो चीज हमारी संस्कारों की, संस्कृति की धरातल की ओर जा रही है, वह चीज अब आकाश में उड़ान लेने की ओर उत्पन्न होगी। ऐसा भाव हमारे अंदर आता है कि जो प्राकृत भाषा बिल्कुल बूढ़ी होकर के मरने की ओर थी, आज वह प्राकृत भाषा जीवित हो गई है। ऐसा लग रहा है वह जवान हो गई है। और इन बच्चों के, इन बहुओं और माओं के इस प्रकार के उत्साह को देख करके लगता है कि प्राकृत भाषा अभी बूढ़ी नहीं हुई है और इसको अब ये लोग बूढ़ा नहीं होने देंगे। प्राकृत भाषा अब जवान ही रहेगी और प्राकृत भाषा ऐसे सभी जवान भाई बहनों के माध्यम से आगे बढ़ेगी। तो निश्चित रूप से पूर्व आचार्यों के द्वारा जो किए गए महान कार्य हैं, हम उनकी महत्ता को समझ पाएंगे और वह भाषा जीवित रहने के साथ साथ हमारे अंदर के कलमश को धोने के लिए उन गाथाओं का पाठ, उसके द्वारा प्रदत्त ज्ञान, ये सब हमारे लिए बहुत ही अलौकिक सिद्ध होगा। आप सोच नहीं सकते कि यह गाह संघ का यह द्वितीय अधिवेशन यहाँ पर या शिविर के रूप में था। इससे पहले जो प्रथम शिविर था वह पनागर में था और उस समय पर जो गाथाएं इनको पढ़ाई गई थी वो 50 गाथाएं मूलाचार ग्रंथ की पढ़ाई गई थी। वह मूलाचार ग्रंथ जो ईसा की प्रथम शताब्दी का आचार्य भट्टकेर महाराज के द्वारा रचा हुआ माना जाता है, जिसे केवल मुनि महाराज ही पढ़ सकते हैं, उसकी वो गाथाएं जो गाथाएं सबके काम की होती हैं, वह गाथाएं इन सब तमाम लोगों को याद हैं और रट ली गई हैं। आज ये जवान जवान लोग पढ़ते हैं कि जिन शासन में ज्ञान किसको कहते हैं, ये आपको सुना रहे थे, सुन रहे थे आप। जेण रागा विरज्य जेण सेसु रज्जदी जेण अत्ता विसुज्य तमणाणम जिन शासने। जिन शासन में ज्ञान उसी को कहा गया है जिससे राग में कमी आए, जिससे राग से व्यक्ति दूर हो जाए। जेण रागा विरज्य, राग का विरेचन हो जाए, जिससे आत्मा यह श्रेयस पथ पर, कल्याण के मार्ग पर लग जाए। जेण से सुरज्जदी जेण अत्ता विसुज्य, जिससे आत्मा विशुद्ध होती चली जाए। ज्ञान उसी का नाम है और ऐसा ज्ञान ये परमार्थ ज्ञान ही हो सकता है। आपका लौकिक ज्ञान, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के ज्ञान से कोई आपकी आत्मा की विशुद्धि नहीं बढ़ती, कोई आपके राग में कमी नहीं आती, कोई आपकी कषायों में कमी नहीं आती। ये ज्ञान केवल परमार्थ ज्ञान के माध्यम से ही आपके लिए हितकर हो सकता है और ऐसा ज्ञान जिन शासन में कहा गया है, आज आप लोग उस जिन शासन के ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। यह भाषा का ज्ञान जिस तरह से जैनों के अंदर प्रवाहित हो रहा है, आप कोशिश करें तो इससे अनेक अजैन महानुभाव भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि इस भाषा में कोई ऐसा लेवल नहीं लगा हुआ है कि ये जैनों की भाषा है। जब सम्राट अशोक, जब सम्राट खारवेल
इस भाषा का उपयोग कर सकते हैं। और स्वयं कालिदास जैसे महान संस्कृतज्ञ जब इस भाषा में अपने नाटक लिख सकते हैं तो आपको अपनी अप्रोच और बढ़ानी चाहिए और ये कोशिश करनी चाहिए कि हम उन अजैन लोगों को भी ये प्राकृत भाषा सिखाने की कोशिश करें जो एमए पढ़ चुके हैं। उन्होंने एमए के नाटकों में संस्कृत का तो अर्थ निकाला है लेकिन प्राकृत का वो अर्थ नहीं निकाल पाए। अगर वह प्राकृत का अर्थ निकालने के लिए इस तरह से प्राकृत की विविध जो भेद रूप भाषा है उसका अध्ययन करेंगे तो इसके माध्यम से बहुत अधिक लाभ जन सामान्य को मिलेगा। और यह कॉलेज के स्तरों पर, यूनिवर्सिटी के स्तरों पर भी यह प्राकृत की भाषा का इंपॉर्टेंस लोगों के सामने आएगा। अभी जो कुछ भी प्रयास चल रहा है ये जैन समाज के अंतर्गत चल रहा है, अंदर चल रहा है। थोड़ा इससे बाहर निकलने की कोशिश करें, कोशिश करोगे तो सब मिलेगा। आप ये कोशिश कीजिए कि अब हम वो भी प्राकृत के कुछ नाटकों के पैराग्राफ पढ़ें जो कालिदास या अन्य किन्हीं और भी संस्कृतज्ञों ने लिखे हैं। उन नाटकों को पढ़कर के अगर आप उनको संगोष्ठी के माध्यम से उन संस्कृत निष्ठ अजैन विद्वानों के समक्ष रखेंगे तो आपके लिए और भी अच्छा लगेगा, क्योंकि उन्हें जब ये ज्ञान होगा कि संस्कृत के साथ में प्राकृत हमेशा से चलती आई है तो उनके अंदर भी उस प्राकृत को सीखने का बहुमान आएगा, प्राकृत को पढ़ने का एक नया विचार आएगा और ये उसकी प्रभावना के लिए कारण बनेगा। भाषा कभी किसी एक जाति की नहीं होती है, भाषा सबकी होती है। संस्कृत भी भाषा किसी एक जाति की नहीं है, सबकी है। क्योंकि पूर्व आचार्यों ने, जैन आचार्यों ने संस्कृत में भी लिखा है और बहुत लिखा है। जब जैसा समय रहा है उन्होंने उस तरह की भाषा को सीखा है, आगे बढ़ाया है। प्राकृत भाषा में भी पूर्वाचार्यों ने लिखा है तो संस्कृत भाषा में भी पूर्वाचार्यों ने लिखा है। और महान महान आचार्य पूज्यपाद महाराज जिन्होंने तो एक संस्कृत में व्याकरण ही लिख डाली जिसका नाम है जैनेन्द्र व्याकरण, और वह बहुत बड़ी व्याकरण है। पाणिनि की तरह वह व्याकरण महाव्याकरण है, जैनेन्द्र व्याकरण, जिसका पठन पाठन आज समाज के अंदर होता ही नहीं। लेकिन इतने बड़े बड़े आचार्यों ने व्याकरण भी लिखी है, संस्कृत के ग्रंथ भी लिखे हैं, सर्वार सिद्धि जैसे ग्रंथों की उन्होंने रचना की। तत्वार सूत्र के एक एक शब्द की, एक एक अक्षर की व्याख्या जिन्होंने की, ऐसे आचार्य पूज्यपाद महाराज ने संस्कृत में भी महापांडित्य दिखाया है। ऐसे अनेक आचार्य, पंडित आचार्य हुए हैं। आचार्य अकलंक देव हो चाहे आचार्य समंतभद्र हो, ये संस्कृत के भी प्रवाहित करने वाले आचार्य हुए हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हम इस भाषा को केवल जैनों की भाषा न बना दें। जब मोदी जी प्राकृत का नाम ले सकते हैं तो अब ये भाषा भारत की भाषा के रूप में सामने आनी चाहिए और ये भाषा जन जन की भाषा होनी चाहिए, क्योंकि ये भाषा जन जन की ही भाषा थी जो बोली भाषा के रूप में पहले बहुत प्रचलित थी। और अनेक विद्वानों ने इस भाषा के समर्थन में अनेक काव्य लिखे हैं। अनेक अजैन विद्वानों के काव्यों का भी आप आलोड़न कीजिए। और आने वाले समय में एक ऐसा भी प्रयास अब किया जा सकता है कि जैसे अब इन शिविरों में हमने 50 गाथाएं अपने आचार्यों की पढ़ी हैं, कभी हम 10, 20, 50 गाथाएं उन अजैन विद्वानों की भी पढ़ें जिन्होंने प्राकृत में, उन अजैन विद्वानों ने भी लिखा है, ताकि हम ये बता सकें कि हम सबका सम्मान करते हैं, सबको पढ़ते हैं और सबको बढ़ने का आगे मौका देते हैं। हमें कभी आग्रही नहीं होना चाहिए। अनेकांत दर्शन में हमें भगवान तीर्थंकरों ने यह सिद्धांत, यह विचार दिया है कि हम सबको लेकर के आगे बढ़ें। सबका विकास, अपना विकास, अपना विकास, सबका विकास। ये अपना विकास, सबका विकास तब बनेगा जब अपने अंदर अनेकांत के विचार होंगे। तो आगे के समय में हम उन प्राकृत के खंडों को भी देखें, पैराग्राफ्स देखें, एमए के पाठ्यक्रम में चलने वाली पुस्तकों की प्राकृत भी देखें और उसके भी कुछ पैराग्राफ्स हम आपस में पढ़ने की कोशिश करें, उनको भी सर्कुलेट करें। तब जाकर के आपके अंदर उसका एक भाव व्यापक रूप से आएगा। जैसे सौर सैनी प्राकृत है, महाराष्ट्री प्राकृत है, ऐसे ही पैसाची प्राकृत भी है, अर्धमागधी प्राकृत भी है। इनके भी विस्तार में अगर हम थोड़ा थोड़ा जाने की कोशिश
करेंगे तो आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपको अनेक साहित्यों का ज्ञान होगा और उसके माध्यम से अनेक अनेक लोग लाभान्वित होंगे। इस प्रकार की मंगल भावना करता हूं कि जो भी लोग इस तरह के मेहनती कार्य में अपनी किसी भी तरह से भूमिका निभा रहे हैं, और वह भूमिका आपने देखी होगी, मुझे पता नहीं था कि ये यहाँ पर मुझे बिठा करके क्या क्या मुझे दिखाएंगे, क्या करेंगे, मुझे पहले से कुछ भी पता नहीं था। और इन्होंने अगर कभी कुछ दिखाने की भी कोशिश की तो मेरे पास समय नहीं था कि हम इनका कुछ कार्यक्रम देख पाते। हमने कहा जो कुछ भी होगा मंच पे देखेंगे, जो आपकी तैयारी है वो मंच पे देखेंगे। और वह तैयारी देख करके लगा कि वास्तव में ये लोग मेहनत कर रहे हैं और वो चीजें निकाल करके ला रहे हैं जो चीजें हमें शास्त्रों में नहीं मिलती, लेकिन आपके पास में जो इंटरनेट है उस पर उपलब्ध रहती हैं। और उसका एक कॉम्बिनेशन बना करके अगर हम इसको आज की साइंस के साथ जोड़ करके इसकी इंपॉर्टेंस को इसी तरह से आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो आपके अंदर ये ज्ञान जरूर आएगा कि जो बच्चे आज केवल डार्विन को जानते हैं, पाइथागोरस को जानते हैं, वह बच्चे आचार्य यति वृषभ को भी एक मैथमेटिशियन के रूप में जानने लग जाएंगे। ये ज्ञान हम अगर बोलेंगे तब आएगा, क्योंकि बच्चों ने कभी कुछ सुना ही नहीं, हमने कभी कुछ बताया ही नहीं। जो सुनते हैं बच्चे, बच्चों के अंदर वही धारणा रह जाती है। इसलिए इस तरह के प्रेजेंटेशन न केवल इस मंच पे होने चाहिए बल्कि जगह जगह पर जो अपनी जहां जहां की स्थानीय समाज के लोग आए हैं इस तरह के प्रेजेंटेशन करने के लिए तैयार रहें। और आगे इस तरह का जो यहाँ पर एक नाटक प्रस्तुत किया गया, इस तरह की चीजें और भी बनाएं और भी तैयार करें, ताकि मुझे लगे वास्तव में कि आप पढ़े लिखे होकर के अब अपनी उस पढ़ाई का, अपने ज्ञान का बहुत अच्छा सदुपयोग कर रहे हैं। और यही मैं चाहता हूं कि जो अपनी पीढ़ी, पढ़ी लिखी पीढ़ी है, लिटरेसी में 98% जैन कहलाते हैं, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग जैन कहलाते हैं, लेकिन उन जैनों को अपने ही ग्रंथों का, अपनी संस्कृति का बहुमान नहीं आता। और ये बहुमान इस प्राकृत के माध्यम से आ रहा है। इसे देख करके मुझे बहुत प्रसन्नता हुई और ये प्रसन्नता मेरी बढ़ती रहनी चाहिए। आगे भी जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, चाहे एमटेक किए हुए हो, सीए किए हुए हो, वो लोग भी इन चीजों को समझें, पढ़ें, क्योंकि हर कोई अपनी संस्कृति से जुड़ना चाहता है। हर किसी को अपनी अस्मिता का एक गौरव होता है, हर किसी को अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपनी चीजों को बहुमान के साथ देखने का भाव होता है। लेकिन अगर हम उन भावों को प्रस्तुत करने के लिए इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए इन्हें प्रस्तुत करेंगे तो लोगों के लिए अच्छा लगेगा। आज ये बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, बहुत एप्रिसिएबल हुआ। और इस तरह का कार्यक्रम वर्ष में एक बार होता है, लेकिन अब देखने में आ रहा है कि आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत के कारण से प्राकृत पढ़ने वालों की, सीखने वालों की, पढ़ाने वालों की ये जो संख्या बढ़ रही है, ये संख्या दिनों दिन बढ़ती रहनी चाहिए। और आपने जो आंकड़ा अभी प्राकृत पढ़ने वालों का बना लिया है, इसमें और मेहनत करेंगे तो ये आंकड़ा और कई हजारों में आगे बढ़ सकता है। और आप चिंता ना करें, अगर ये मेहनत लगातार रहेगी तो ये लाखों में भी पहुंच सकता है। ये मेहनत के ऊपर है, आप इसमें थोड़ा समय दें। और जो लोग समय कम दे पाते हैं वो भी इसमें समय देने की कोशिश करें। हमें अपनी चीजों को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा सा समय का दान करना पड़ेगा, और कोई बातें नहीं है। इसलिए आज के लिए इतना ही पर्याप्त समझता हूं कि आप सभी लोग इस मंगल आशीर्वाद को लेकर के जाएं कि प्राकृत भाषा न केवल जैनों की भाषा है, प्राकृत भाषा जन जन की भाषा है। और हमें प्राकृत भाषा में लिखे हुए उन तमाम अजैन लोगों के ग्रंथों को भी पढ़ने का एक बार फिर से मन बनाना चाहिए, ताकि हम उन अजैनों के भावों का भी सम्मान कर सकें। उन्होंने भी प्राकृत लिखी है और उनकी प्राकृत भाषा भी उनके पास तक पहुंचा सकें। इस तरह की आप गोष्ठियां आयोजित कर सकते हैं, शिविर आयोजित कर सकते हैं। और एक कोशिश और अगर ये टीम कर सके, वो होती है बोलने की प्रक्रिया। अभी आप पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, समझ रहे हैं, इतना अच्छा हो गया। अब थोड़ा थोड़ा सा क्या बोलने में आने लगे,
थोड़ा थोड़ा सा हम बोलने का भी प्रयास करने लगे हैं। तो इस तरह से यह प्राकृत भाषा का एक नया आयाम और आपके लिए शुरू हो सकता है। और इसके लिए भी आप एक शिविरों की आयोजना कर सकते हैं कि हम 2 दिन में 3 दिन में आपको अपने सामान्य ज्ञान की चीजों को कैसे बोला जाए उसको हम सिखा पाए। इस तरह की भी हम एक प्रक्रिया अपना सकते हैं। ये भी आपको अगली साल के लिए एक तरह का हमने होमवर्क दे दिया है। आप काम करिए और मंगल आशीर्वाद के माध्यम से आगे बढ़िए। बोलिए महावीर भगवान की जय। मुनि प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। हमारे बीच में 11,000 रुपए की राशि सम्मान्य सदस्य के रूप में श्री अजय जैन, अभिषेक जैन, अनिमेश जैन, स्वास्थ्य प्रिंटर सतना वालों ने दिए। जोरदार उनका अभिनंदन करते हैं प्राकृत जैन विद्या पाठशाला समिति के द्वारा कि उन्होंने बहुत ही सुंदर भाव इस समिति के प्रति इनके भाव लगाए। इनके लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और जल्दी से हम 2 मिनट में कार्य संपन्न करना है हमें। अंजना जी सियोरा, ऑफलाइन पाठशाला के टीचर अंजना जी सियोरा, निधि जी नीमच, मिजरलाल जी नोएडा, मीना जी पाटन, रंजना जी कटनी, मनोरमा जी जबलपुर, सीमा जी शामली, ममता जी शामली, संध्या जी जबलपुर, अंजलि जी कोटा। सभी से निवेदन है अति शीघ्र आए क्योंकि अभी 5:30 पर दिल्ली और रेवाड़ी वालों को भी जाना है। उनकी ट्रेन भी है 5:30 पर। इस वक्त भी विशेष ध्यान रखेंगे। हाँ, मैं अजय जी से निवेदन करता हूं कि वे आए और शीफल अर्पित करें। प्राकृत जैन विद्या पाठशाला समिति आपका सम्मानीय सदस्य बनने पर आपका हार्दिक सम्मान करना चाहती है। अजय जी आए, बहुत बहुत साधुवाद। 11,000 की राशि विजेश जैन, आशु जैन नोएडा, ग्रेटर नोएडा के द्वारा उनको भी निवेदन करते हैं वे भी आए। उनका भी प्राकृत जैन विद्या पाठशाला समिति उनका सम्मान करना चाहती है। आइए सब। 11,000 की राशि श्री मृदुला जी जैन नोएडा के द्वारा दी जा रही है। उनका भी प्राकृत जैन विद्या पाठशाला समिति उनका हार्दिक स्वागत करती है। प्रकाशन के लिए उनको प्रदान किया है उन्होंने, उनका भी धन्यवाद ज्ञापित कर